students, welcome you all in chemistry drive with Ravneet. So as per requested by most of the students that they are finding difficulty in the various topics of physical chemistry, so I'm trying to provide you videos related to the various topic like thermodynamics, physical equilibrium. So whole series will be provided to you, so don't forget to hit the bell icon so that you can get the latest update regarding the various videos of physical chemistry, and you can also make your नोट्स अकॉर्डिंगली इन अ प्रॉपर सेट, इन अ प्रॉपर मैनर. एक सीरीज में आप अपने नोट्स बना सको सो दैट वेन एवर यू नीड यू कैन गो थ्रू दोज नोट्स. एंड मैंने कमेंट्स में किसी ने लिखा था दैट शी रिक्वायर्ड नोट्स रिलेटेड टू सम टॉपिक. सो अगर आप वीडियोस को ढंग से देखोगे, पॉज करके आप खुद अपने नोट्स बना सकते हो. मेरी वीडियोस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, उसमें सारे एक नोट्स की फॉर्म में ही कंटेंट जो है वो आपको दिया जाता है, तो आप वहाँ से खुद भी नोट्स जो है बना सकते हो. और जितना आप केमिस्ट्री को लिखोगे, खुद आप लिखने का ट्राई करोगे, उतना ही आपको जो है चीज़ आप ग्रास्प कर पाओगे उस कंटेंट को, उस जो भी टॉपिक है. सो बेटर है खुद अपने हाथों से आप वीडियो को देख के नोट्स जो है वो बनाने की कोशिश करिए. स्टिल इफ़ एनीवन नीड्स, बहुत ज़्यादा ही नीड है, तो आप मेरे को मेल आईडी में आप टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप मैसेज सेंड कर सकते हो. सो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑल्सो नोट्स. सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद द फेज इक्विलिब्रियम. प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने कि वीडियोस आपको कैसी लगी है. सो फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है बहुत ही, ये थर्मोडायनेमिक्स जो है, फेज इक्विलिब्रियम, ये सारे बहुत ही डेप्थ वाले टॉपिक्स हैं. ठीक है, तो इनको समझने के लिए मतलब आप थोड़ा जो चीज़ है उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट भी करो, तभी आप उसको अंडरस्टैंड बेटरली कर पाओगे कि ये कंसेप्ट थर्मोडायनेमिकली मेरी डेली लाइफ में कहाँ पे लग रहा है. सो फेज इक्विलिब्रियम वर्ड देखो डेफिनेशंस बुक में दी हुई है दैट द सिस्टम, कि ऐसा कोई सिस्टम दैट कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ फेजेस इन इक्विलिब्रियम, कि 3-4 फेजेस हैं या 2 हैं 3 हैं, जितने भी फेजेस हैं वो इक्विलिब्रियम में है, ऐसा कोई सिस्टम. पर इससे क्या डेफिनेशन क्लियर हुई? नहीं हुई. फेज इक्विलिब्रियम वर्ड क्लियर हुआ? नहीं हुआ. सो फेजेस की डिटेल में आपको जो भी इसके रूल्स हैं वो लेटर ऑन अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इसको बेटर है कि आप इस डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करिए कि जैसे कोई 2 फेज ले लिए, अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखोगे, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फेज हैं वाटर के, और वो इक्विलिब्रियम में आपने बड़ी बार रिएक्शन पढ़ी होगी कि आइस दैट मेल्ट्स इनटू वाटर, वाटर्स के वेपर बनते हैं. तो 3 हमारे पास मतलब इस तरह फेज बना देते हैं ना हम. आइस से क्या बनता है? वाटर, वाटर से क्या बनता है? वेपर्स. तो हम कह देते हैं 3 फेज हो गए, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया गैशियस फेज. अब एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा पॉइंट आता है जैसे ट्रिपल पॉइंट हो गया कि ये सारे इक्विलिब्रियम में होते हैं. इसका क्या मतलब होता है कि अगर जो सपोज कर लो ये है हमारे पास पानी, ठीक है, तो मतलब लिक्विड में है सारे मॉलिक्यूल, है ना, तो लिक्विड फेज है. अब पानी से क्या बन रहा है? वेपर्स बन रहे हैं. ठीक है, मीन्स इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस हियर, द वाटर इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू द वेपर्स, ठीक है, बाय द इवेपोरेशन. अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सारा होमोजीनियस फेज है लिक्विड, ये सारा होमोजीनियस फेज है दैट इज द वेपर. सो वन पॉइंट यू विल गेट एट विच जब एक वेपर बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जब एक कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, तो एक वेपर कंडेंस हो रहा है उसी टाइम. वो एक्चुअल में क्या होती है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है व्हेन की एक बैलेंस है. ठीक है, एक बैलेंस है 2 फेजेस के बीच में, कि अगर एक मॉलिक्यूल का क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है, तो एक मॉलिक्यूल एट द सेम टाइम कंडेंस हो रहा है. अब इस डेफिनेशन को आप पढ़िए, रीड दिस डेफिनेशन आउट, दैट व्हेन अ गैस एंड अ लिक्विड विच आर नॉट थर्मोडायनेमिकली इन इक्विलिब्रियम, पहले तो वो थे ही नहीं इक्विलिब्रियम में. ठीक है, अब जैसे ही आप उनको पास में लेके आए, पास में इन द सेंस जैसे ये लिक्विड से गैस बन गई, ठीक है, सो दे कम इन क्लोज contact with each other. So what happen? Transfer of one or more component, एक या एक से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? इनटू द गैसियस फेज, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं. At the same time, what happening? Vice versa. Vice versa means at the same time the molecules, अगर दो molecules वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो 2 ही मॉलिक्यूल कंडेंस भी हो रहे हैं, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है. that state is called, then the जो भी आपका कंपोनेंट है, then it is said to be in the equilibrium. तब उन फेजेस में क्या होता है? इक्विलिब्रियम. तो ये डेफिनेशन प्रॉपर है जिसको आपने लर्न करना है. क्लियर?
कि फेजेस विच आर नॉट थर्मोडायनेमिकली इन इक्विलिब्रियम बट व्हेन क्लोज्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, सो दे ट्रांसफर वन और मोर कंपोनेंट, एक फेज से कंपोनेंट क्या करते हैं दूसरे फेज में जाते हैं और दूसरे फेज से कंपोनेंट जो है वो क्या करते हैं द लेटर ऑन जो भी फेज है उसमें कन्वर्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिपेंड करती होती हैं, कंडीशंस होती हैं हमारे पास, वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ठीक है, उन सब पे बहुत सी कंडीशंस जो अप्लाई करते हैं तब जाके फेज इक्विलिब्रिया अचीव होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कुछ 3 वर्ड, जैसे इसमें वर्ड आया फेज, फिर फेज का पहले अब पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि व्हाट इज फेज, कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पता होना चाहिए। सो यू कैन नोट डाउन दिस फ्लो चार्ट ऑल्सो, आप इसको नोट कर सकते हो। सो फेज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो इस वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगी, तो आपको 10 है, हार्डली 7-8 रूल है, मैंने कंपाइल कर दिए, 7 नियर अबाउट रूल है, 7-8 रूल्स हैं जो आपको समझने हैं बस, तो आप किसी का भी फेज निकाल लोगे, इतना तो मेरे को श्योरिटी है। अगर आपने इसको ढंग से वीडियो को देखोगे, समझोगे, आपको कोई बंदा ऐसे बोल दे कि मेरे पास आइस वाटर, आप उसके फेज बता दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगी आपको, अगर तो आज हमारे पास टाइम हुआ तो मैं आज की वीडियो में ही कवर कर दूंगी, अदरवाइज जो आपको आगे वीडियो मिलेगी उसमें हम ये दोनों कवर कर देंगे, कंपोनेंट्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो कंपोनेंट्स जो हैं इसमें भी आगे हम 2 केसेस पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स उनके निकालने के लिए रिएक्शंस की जिनमें आयंस इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, जिसमें डिसोसिएशन नहीं होती, वहां ये रूल लगता है C इज इक्वल टू N माइनस ई, इसको आप नोट करके रख लो। N का मतलब है कितने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वहां पे, E का मतलब है पॉसिबल रिलेशंस कितने हैं, मतलब इक्वेशंस कितनी है वहां पे, और R ये वहां पे ही लगेगा, R वाला जो ये वाला है जहां पे हमारे पास डिसोसिएशन इन्वॉल्व होगी। याद रखना C इज इक्वल टू N माइनस ई, माइनस R कर देना बस। एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की एक रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे आपको पता ही है कि जैसे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल ये सेल्स वगैरह हम पढ़ते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें जहाँ पे भी डिसोसिएशन इन्वॉल्व होगी वहाँ आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेगी। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ से डिनोट करते हो, और इसमें हम लगाएंगे फेज रूल। अब ये देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है, देखो इसमें क्या इन्वॉल्व है, कंपोनेंट, फेज, इसको फेज रूल बोलते हैं। ठीक है, सो फेज रूल जो है इसमें यहां तक पहुंचने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए पहले तुम लोगों को ये तो पता हो कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, फेज कैसे निकालते हैं, तभी तुम फेज रूल लगा पाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन डिटेल अबाउट द फेज। सो आई होप आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा। सो लेट्स कम टू द फेज। सो फेज का क्या मतलब होता है कि कोई भी हेट्रोजीनियस, जैसे कोई सिस्टम ले लो, ठीक है, हेट्रोजीनियस का मतलब हो गया कि जिसमें ये देखो एनी पार्ट ऑफ अ सिस्टम विच इज होमोजीनियस, इस वर्ड को जरा डेप्थ में पढ़ो भाई, क्या है, एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज होमोजीनियस, मतलब सिस्टम आपका हेट्रोजीनियस है। ठीक है, सिस्टम आपका हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस, पर उसमें जो फेजेस हैं वो क्या है, अलग अलग से तो होमोजीनियस है। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे एक आइस है, लेट इट, ये आपके पास आइस है, ठीक है, आइस क्या कर रही है, मेल्ट कर गई, थोड़ी सी आइस मेल्ट कर गई। ठीक है, और जो पानी था, ठीक है, पानी किसमें, थोड़ा सा पानी सपोज वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, अब इसका मतलब ये आइस किस में है, सॉलिड फेज में है, ये वाटर किस में है, लिक्विड फेज में है, ये वेपर्स किस फेज में है, गैसियस फेज में है। तो आपस में तो ये पूरे का पूरा, अगर आप इसको अलग से देखते हो तो ये पूरे का पूरा सिस्टम, ये वाला, ये तो होमोजीनियस है, गैसियस फेज है ये सारा। ठीक है, इसी तरह ये सारा क्या है, होमोजीनियस लिक्विड फेज है, ये भी होमोजीनियस लिक्विड फेज है, और ये क्या है, होमोजीनियस सॉलिड फेज है। तो वो लिखा हुआ उसने, एनी पार्ट ऑफ अ सिस्टम, विच सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम, कोई हेट्रोजीनियस सिस्टम सपोज कर लो, कंसीडर कर लो, जिसमें क्या है, होमोजीनियस मतलब पार्ट्स हैं। होमोजीनियस पार्ट्स मतलब जैसे ये हो गया होमोजीनियस गैसियस पार्ट, होमोजीनियस लिक्विड पार्ट, होमोजीनियस सॉलिड पार्ट। इनको आप एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हो, फिजिकली कर सकते हो या मैकेनिकली कर सकते हो। ये तो मैंने वाटर की एग्जांपल दी है, सो और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इनको आप मैकेनिकली या फिजिकली यू कैन सेपरेट दो सिस्टम फ्रॉम ईच अदर। सो आई होप पहले फेज का क्लियर हुआ होगा कि फेज होता गया है। ठीक है, एक मतलब स्टेट, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर आप करते थे, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, तो वो ऐसे ही फेज होते हैं।
ठीक है, सॉलिड सॉलिड फेज हो सकता है, लिक्विड लिक्विड फेज हो सकता है, लिक्विड सॉलिड फेज हो सकता है, एक सॉलिड दो लिक्विड हो सकते हैं, या दो सॉलिड एक लिक्विड हो सकता है, एक सॉलिड दो गैसेज हो सकती हैं। सो बहुत सारी चीजें हो सकती, जैसे हमारे अराउंड हमारी एयर है, तो एयर में सारी की सारी गैसेज हैं, है ना। तो सारी की सारी गैसेज होने का मतलब हो गया, मतलब ये सारी की सारी गैशियस फेज में है, ठीक है। तो चलिए अब रूल्स टू रिमेंबर ये चीज लिख लो, तो कभी भी आपको भूलेगा नहीं कि मैंने फेजेस को कैसे निकालना है। साथ साथ में फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको रूल्स समझाए हैं। सो सबसे पहला रूल आता है, पहले तो सोल्यूशन लिक्विड्स पे चलते हैं, फिर उसके बाद सॉलिड्स पे चलेंगे, फिर गैसेस पे चलेंगे। पहले तो हम सोल्यूशन की डिमार्केशन कर लेते हैं कि उसको डिफरेंशिएट किस किस बेसिस पे हम करते हैं। पहले तो देखने के बेसिस पे, है ना। देखने के बेसिस पे जहाँ तो आपको सोल्यूशन क्या दिखता है, जहाँ तो हेट्रोजीनियस दिखता है, मतलब कंपोनेंट्स उसमें आपको थोड़े बहुत दिख जाते हैं, बड़े क्लियरली दिखते हैं, या कुछ होते हैं जिसमें कंपोनेंट सॉलिड तो होता है बीच में पर वो क्लियरली नहीं दिखता लिक्विड में, है ना। तो कई होते हैं जो बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन होते हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री +1 में, बड़ी क्लैरिटी से वहां पे ये चीज बताई गई है कि 3 तरह के सोल्यूशन आपको बताते हैं हम, सस्पेंशन, कोलाइड्स एंड होमोजीनियस, है ना। 3 ही तरह के सोल्यूशन है। जैसे सस्पेंशन, जिसमें आपको पता है पार्टिकल साइज जो है उसके बेसिस पे उसको सस्पेंशन बोल देते हैं। व्हेन द पार्टिकल साइज इट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, देन इट इज सेड टू बी सस्पेंशन, एंड दो सोल्यूशन यू कैन विजिबल विद योर naked eyes. Similarly, we have the colloids in which the particle ranges between 10⁻⁻7 to 10⁻⁻5 centimeter, and they are not visible with the naked eye, but you need to use the ultra microscope in order to view that particles. Or we have the examples also like fluorine water, sand in water, muddy water. ये सारी हमारे पास examples हैं, suspension colloids की examples हैं। तो जब heterogeneous system होता है जिसमें आपने किसी सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड में डिसॉल्व किया है, अब डिपेंड करता है उन पार्टिकल का साइज कितना है, वो आपको नेक्ड आई से दिखते हैं या नहीं भी दिखते हैं। जैसे मडी वाटर हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशंस हो गए, तो उनमें जो फेज की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, पानी में या कोई भी सॉल्वेंट आपने जो लिया है, तो वो सॉल्वेंट, ठीक है, आएगा, एक फैक्टर उसका आएगा, प्लस जितने सल्यूट तुम लोगों ने डिसॉल्व किए हैं उस पे डिपेंड करेगा फेज। अब जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज कर लो सिल्वर क्लोराइड लेट इट सॉलिड, दिस इज योर वाटर। अब सिल्वर क्लोराइड को तुमने पानी में डिसॉल्व किया तो सल्यूट सपोज कर लो डिसोसिएशन वगैरह नहीं हुई, हम ये मान के चलते, तो हमारे पास एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक सॉल्वेंट एक सल्यूट है, तो कितना फेज आ गया, 1 + 1 2, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जहां डिसोसिएशन होगी वो फिर अलग से केसेस आएंगे, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपने याद रखना है कि इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस सिस्टम, वेदर इट इज सस्पेंशन, वेदर इट इज कोलाइड, योर फेज, योर पार्टिकल नहीं, योर फेज जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इस पे प्लस करके आपने उसको लगाया। अगर 2 सॉल्वेंट यूज किए तो +2 कर दो, अगर एक सॉल्वेंट है तो देन यू हैव टू जस्ट ऐड +1 प्लस नंबर ऑफ सल्यूट जितने भी हैं। जैसे सपोज कर लो तुमने लिया हुआ है NaCl प्लस शुगर प्लस वाटर, ठीक है, अब 3 हो गए ना, ये भी सॉलिड है, NaCl की अपनी प्रॉपर्टीज है, अलग से फेज है, शुगर अलग से फेज है, वाटर है, तो वहां पे अगर ये नहीं डिसॉल्व हो रहे अभी, ठीक है, वो भी केसेस आगे आएंगे। अगर अभी हम ऐसे सिंपल ले रहे हैं NaCl शुगर वाटर, अभी ये डिसॉल्व नहीं है, तो वो फेज सल्यूट कितने हो गए, 2 सल्यूट हो गए और एक पानी हो गया, तो 3 फेज आ गए। फिर उसके बाद आता है होमोजीनियस, बिल्कुल चीज डिसॉल्व हो गई, ट्रू सोल्यूशन है, पार्टिकल साइज जो है दैट इज योर लेसर देन 10⁻⁻7, एंड इन दैट केस रिमेंबर वो क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम हो गया, 2 लिक्विड्स आपस में घुल गए, 2 सॉलिड्स आपस में बिल्कुल सपोज डिसॉल्व कर गए, सपोज कर लो जस्ट लेट, ठीक है, 2 लिक्विड्स आपस में डिसॉल्व कर गए, वो ट्रू सोल्यूशन बन गया उनका, ठीक है। तो ट्रू सोल्यूशन का जो फेज होता है वो हमेशा क्या रहेगा, 1, ये याद रखना, ट्रू सोल्यूशन का फेज हमेशा 1 रहेगा। हेट्रोजीनियस सिस्टम में फेज डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कमिंग टू नेक्स्ट इज, अब आता है सोल्यूशन को आप और डिफरेंशिएट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी। याद रखना, अगर 2 पोलर का सोल्यूशन बनाया है, मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें दे रखी हैं, ये देखो नोट कर लो चाहे, जैसे एसीटोन वाटर का सोल्यूशन हो गया या मेथेनॉल वाटर का हो गया, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और ये एसीटोन का सोल्यूशन हो गया, मतलब किसी का भी पोलर का आपस में क्या होते हैं, इनके लिए और वर्ड भी है एक, मिसिबल एंड इमिसिबल।
ऑब्वियसली जो पोलर पोलर होते हैं और जो नॉन पोलर होते हैं आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे एसीटोन को पानी में डाल दो वो डिजॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर को डालो वो डिजॉल्व हो जाएगा, वो मिसिबल होते हैं। ये दोनों कैटेगरीज जो हैं ये वाली, ये आपकी मिसिबल में आती है, ये वाली पोलर पोलर प्लस नॉन पोलर। तो उसमें फेज आपका रहेगा दैट इज 1, नोट कर लो। और of polar and non-polar, like if you combine your water with benzene, your water with oil, your acetone with CCl4, like you can combine two example, one from here and the other one from section this B. So any example you can combine, so such solution they always form टू फेजेस, राइट, क्योंकि वो कंबाइन नहीं होंगे। अगर आपके पास ये वाटर है, ठीक है, वाटर में आप लोगों ने बेंजीन डाल दिया, ठीक है, या CCl4 डाल दिया, तो उसकी लेयर आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। ये होमोजीनियस एक फेज होगा लिक्विड, ये होमोजीनियस एक फेज होगा लिक्विड। सो सेपरेट लेयर्स आपको दिखती हैं पोलर एंड नॉन पोलर की। सो इन दैट केस द फेजेस विल बी 2, ठीक है। और यही अगर आप बेंजीन हेक्सेन को लोगे तो वो क्या करेगा, वो तो इसमें डिजोल्व हो जाएगा, वो होमोजीनियस एक फेज बनाएगा, ठीक है। सो ये आप नोट कर लो साथ साथ में रूल्स। सो पोलर पोलर एंड ये आपका कैटेगरी आ जाती है इमिसिबल में। तो मतलब कई बार वर्ड्स अलग से यूज किए होते हैं बुक्स में, सो डोंट लाइक गेट कंफ्यूज। सो दैट इज दैट 2 केसेस आर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स एंड दिस केस इज ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। सो लिक्विड्स का ही केस मैंने समझाया आपको यहाँ पे। इसके बाद आते हैं गैसेस पे। सो गैसेस को भी ऑब्वियसली आप किस में कंबाइन करोगे, गैसेस को गैसेस में, लिक्विड में एंड सॉलिड में। तो उसके केसेस समझ लेते हैं। सो पहला केस है जब आप किसी गैस को गैस पे ही जो है उसमें मिक्स करते हो, ठीक है। लाइक द एयर अराउंड यू, देयर आर द सो मेनी गैसेस दैट गेट मिक्स टुगेदर एंड दैट फॉर्म्स अ होमो। यू कैन डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये ऑक्सीजन है एयर में, ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। सो यू कांट डिस्टिंग्विश द गैसेस, ठीक है। So they together form one phase that is the gaseous phase. So like for example मैंने यहाँ दी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, तो दे विल फॉर्म द वन फेज, ठीक है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लो, ठीक है, जो भी आपके एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं दे टुगेदर फॉर्म वन फेज, गैशियस फेज बनाती हैं, तो वो आपके पास रहेगा वहाँ पे फेज ओनली 1। कमिंग टू नेक्स्ट इज गैसेस को आप लिक्विड में मिक्स करते हो, ठीक है। अब लिक्विड में 2 केसेस आते हैं। पहला तो अगर वो गैस जो है वो लेस सॉल्युबल है, इफ दैट गैस इज लेस सॉल्युबल इन द लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल योर सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डालते हो तो वो आपस में मिक्स होती ही नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। तो थोड़े से आपको वेपर्स जो है सल्फर डाइऑक्साइड के इस तरह दिखेंगे। अगर ये आपके पास वाटर है दैट इज इन द लिक्विड होमोजीनियस फेज, और थोड़ी सी तो चलो इसमें डिजोल्व हो गई, ठीक है, सैचुरेट हो गई, तो थोड़ी सी क्या करेगी यहाँ पे ऊपर आपको दिखेगी वेपर फेज में सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये 2 फेजेस आपको डिस्टिंग्विश दिखेंगे। तो दैट केस ये एक तरह का आपके पास क्या हो जाता है, हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया, और फेज यहाँ पे कितने हो गए, 2, ठीक है। अब दूसरा केस आ जाता है अगर गैस आपकी सॉल्युबल है, ठीक है, जैसे HCl होता है, अमोनिया, ये सारी गैसेस क्या होती है वाटर में सॉल्युबल हो जाती हैं। सो इन दैट केस वो डिजोल्व ही होगी, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। सो दे विल फॉर्म ओनली वन फेज, लिक्विड फेज बन जाता है वहां पे, दैट इज द 1। तो वहां पे फेज 1 रहेगा। याद रखिएगा ये कोई भी आपको लिक्विड ऐसा दिया हो और साथ में जो लिक्विड दिया है, जो भी सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है, अगर उसमें वो गैस सॉल्युबल नहीं है तो वो अलग से फेज बनाएगा। अगर यहाँ पे एक और ऐसी गैस दे देते जो नहीं सॉल्युबल होती तो 3 फेज हो जाते, ठीक है। मतलब आपने फेज देख लेने, जो भी गैसेज वो अलग अलग से दिखती हैं, ठीक है। सॉरी, वो 2 गैसेज आपस में तो एक ही फेज बनाएंगी, गैसेज फेज, तो उस केस में भी वो क्या रहेंगे, 2 फेजेस ही रहेंगे। चाहे 2 दे दें, चाहे 3 दे दें, 4 दे दें गैसेज, अगर गैसेज सॉल्युबल नहीं है सो दे विल ऑलवेज फॉर्म द 2 फेजेस। और यहाँ पे आपके पास सॉल्युबिलिटी वाले में 1 रहेगा। अब नेक्स्ट आ गया, अगर आपने गैस को डिजोल्व किया है किसी सॉलिड में, जैसे बेस्ट एग्जांपल है नैप्थलीन, कैम्फर बॉल्स जैसे होती हैं। नैप्थलीन जो है सॉलिड है, वो वेपर में भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। बट जैसे ये है नैप्थलीन बॉल्स, तो नैप्थलीन बॉल्स क्या करेंगी, वेपर में कन्वर्ट तो होंगी, पर कुछ यहाँ पे सॉलिड है, एकदम से थोड़ी सारा उड़ गया, तो ये सॉलिड फेज है, ये लिक्विड फेज है, ठीक है। तो ये 2 फेजेस अलग से दिखते हैं आपको, तो ये आपके पास रहेगा वहां पे P की वैल्यू जो है, फेज की वैल्यू 2 रहेगी। सो याद रखिएगा, gases when combined with gases forms a homogeneous phase, the P will be 1।
The gases when combined with the liquid which are gases which are less soluble in liquid, they always form the two phases. Gases which are more soluble in liquid, they always form the one phase. Best example, ammonia HCl. Gases when combined with solid, they always form the two phase. ठीक है, तो दो वैल्यू होती है उसमें. फिर उसके बाद आती है एग्जाम्पल, गैसेस खत्म, लिक्विड्स खत्म, देन आ गया हमारे पास सॉलिड्स. सो सिमिलरली सॉलिड्स को अगर आप सॉलिड में कंबाइन करोगे तो दो सॉलिड तो आप उसमें मिक्स होते नहीं है ना. जैसे एग्जांपल आ गई, इफ यू जस्ट ऐड सैंड इन द सॉल्ट एंड वाइस वर्सा, सो बोथ आर द डिफरेंट सॉलिड, यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश दैम. ओके, ये मेरे बीच में मेरे को सॉल्ट दिख रहा है सैंड के, तो आप इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो. सिमिलरली वी हैव द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सल्फर लाइक मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, सो दे ऑल्सो हैव द डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. सो उनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते हैं, सॉलिड ही है ये भी, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक. सो ये आपके पास उस केस में जब आप सॉलिड को सॉलिड में आप ऐड करते हो तो डिपेंड करता है कितने सॉलिड्स आप ले रहे हो. So your phase will totally depend upon the number of solids, number of solutes. Okay, clear? जैसे आपने सॉल्ट डाल दिया, फिर शुगर भी डाल दी, फिर सैंड भी डाल, तो तीन हो गए आपके पास सॉलिड, तो उसमें फेज आपके पास 3 आ जाएगा. राइट, इफ यू जस्ट टेक सैंड, सॉल्ट प्लस शुगर, तो 3 फेज हो गए. सैंड प्लस सॉल्ट 2 सॉलिड हो गए, तो फेज 2 आएगा. सो टोटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट बिकॉज दे फॉर्म द हेट्रोजीनियस सिस्टम, सो यू कैन इजिली डिफ्रेंशिएट दैम. Then coming to the solids when added to the liquids. So ये केस आपके पास आता है सॉल्वेटेड सोल्यूशन का केस आता है, हम इनको इस तरह भी बोल देते हैं, ये सॉल्वेटेड सोल्यूशन केस है. सो अब लिक्विड में आपने सॉलिड डाला. बेस्ट एग्जांपल देते हैं, अगर ये पानी है, ठीक है, पानी में तुम चीनी घोल रहे हो, यू आर एडिंग शुगर ऐड कर रहे हो वाटर में, ठीक है. अब पानी में शुगर घुली जा रही है तो मतलब सोल्यूशन आपका क्या हो गया, सैचुरेटेड हो रहा है ना. तो एक पॉइंट आ जाता है ना, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जब जितनी शुगर घुलनी थी घुल गई, रेस्ट सेटल डाउन हियर. ठीक है, हम कहते हैं सोल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, है ना. तो सोल्यूशन बस और नहीं, वो आपके पास क्या है, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं उसमें डिजोल्व कर सकता है शुगर. राइट, तो उस केस में याद रखना है, अगर तो उससे पहले ये वाला पॉइंट आने से पहले सैचुरेशन जो है, अबव सैचुरेशन पॉइंट आने से पहले जो आपके पास सोल्यूशन था, जिसमें जैसे ये पानी था जिसमें आप चीनी घोली जा रहे थे, तो उसमें तो चीनी डिजोल्व होगी, वो तो लिक्विड फेज में चलेगी. टुगेदर दे फॉर्म द वन फेज. तो उस केस में बिलो सैचुरेशन पी की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, याद रखिएगा. जब तक वो डिजोल्व हो रही है, यू कांट डिस्टिंग्विश शुगर फ्रॉम वाटर, सो इन दैट केस द पी इज ऑलवेज 1. बट ये एग्जाम्पल जैसे फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl व्हेन वी हैव द एक्सेस सॉल्ट, ठीक है, एक इसकी एग्जांपल आपकी बुक्स में दी होगी, सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया, तो उस केस में हमारे पास 3 फेजेस होते हैं. तो ये मैंने एक जर्नल सा यहाँ लिख दिया कि उस केस में पी जो है 1 के इक्वल नहीं होगी. ये याद रखना, जब सैचुरेशन पॉइंट क्रॉस कर दिया, अब सैचुरेशन चले गए, तो पी की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी. अब डिपेंड करता है तुम कितने सोल्यूट उसमें डिजोल्व कर रहे हो. ठीक है, एक तो सॉल्वेंट का रहेगा, एक सोल्यूशन का फेज रहेगा, ठीक है, और एक आपका सॉलिड का फेज रहेगा. तो वो आपके पास मोस्टली जैसे सैचुरेटेड, इसमें तो 3 हो जाते हैं फेज. ठीक है, तो अब बाकियों पे डिपेंड करता है आप किसका सोल्यूशन बना रहे हो. ठीक है, सो बट वैल्यू 1 नहीं रहेगी उस केस में. ठीक है, नेक्स्ट केस आता है, ये तो था जब मैंने सीधा बस हार्ड सॉलिड दोनों बस ले लिए. अब थर्ड केस मेरे पास एक आता है एलओआई फॉर्मेशन. एलओआई क्या करता है, हम 2 सॉलिड्स लेते हैं, उनको फिर मेल्ट करके हम एलओआई बनाते हैं, जैसे ब्रास वगैरह हो गया, है ना. सो जो एलओआईज होते हैं दे ऑलवेज फॉर्म द होमोजीनियस फेज. तो उस केस में पी की वैल्यू 1 होती है. जब एक आप एलओआई बना लेते हो, जैसे कॉपर को जिंक में आपने मिक्स कर दिया, एक कॉपर का ब्लॉक ले लिया, एक जिंक का ब्लॉक ले लिया, दोनों को आपने मेल्ट करके एक एलओआई तैयार कर लिया. ठीक है, तो आप एलओआई में अब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते मेरा कॉपर कहाँ है, मेरा जिंक कहाँ है. सो यू कांट डिस्टिंग्विश, सो दैट फॉर्म द होमोजीनियस सिस्टम एंड इन दैट केस योर पी विल बी 1. क्लियर यहाँ तक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का. ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास 3 फेज. एक एग्जांपल है जो बताना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत आगे यूज़ होगी, कंपोनेंट्स में भी यूज़ होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी हम यूज़ करेंगे. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट.
सो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इट गेट डिसोशिएट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। सो ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें आप ऐसे सॉलिड्स को देखते हो, ऐसे फेजेस को देखते हो जिसको आप कलर के बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का कलर जैसे वाइट है, तो जैसे आपने इसको हीट किया जब, ठीक है, जैसे ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक है, अब आप इसको हीट कर रहे हो तो इसके वेपर्स मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आ गई, ये तो गैशियस फेज हो गया। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट था, दैट इज इन द सॉलिड फेज। तो हीट कर रहे हो तो साथ में कैल्शियम ऑक्साइड भी बन रहा है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी बन रहा है, तो इसका जैसे थोड़ा सा ग्रेइश सा कलर होता है, ठीक है, इसका थोड़ा सा ग्रेइश सा कलर होगा, ये जैसे वाइट कलर हो गया। सो है सॉलिड ही। अब आप कहोगे सॉलिड सॉलिड है तो वो तो एक फेज हो गया, नो, इस सॉलिड को आप अलग से देख सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ओके ये मेरा कैल्शियम ऑक्साइड है, दिस इज माय कैल्शियम कार्बोनेट, सो यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश। सो इन दैट केस हाउ मेनी phases are there? There are the 1, 2 and 3 phases are there. So remember, in cases when some decomposition reaction takes place and you can easily distinguish between the solid on the basis of colors, so you have to consider each solid as a different phase, उसको अलग से phase आपको लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा 3। एक यही एग्जाम्पल है, ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन की है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है दैट इज़ द सिस्टम ऑफ सॉलिड गैस, ठीक है। सॉलिड और गैस का एक एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड की डिसोसिएशन है, ये बुक्स में भी होती है एग्जाम्पल, ये वाली दी होती है। सो अमोनियम क्लोराइड जो है जो डिसोशिएट होता है, इट इज़ डिसोशिएट इनटू अमोनिया एंड योर HCl, राइट। सो अमोनियम, ये एक फेज अमोनियम क्लोराइड का हो गया सॉलिड फेज, ठीक है, ये सॉलिड फेज हो गया। अब अमोनिया है गैशियस फेज और HCl भी क्या है, गैशियस फेज है, बट ये दोनों क्या है, गैसेस ही तो हैं। और मैंने बताया था जहां दो गैस ही, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हो गया है ना, हमारे अराउंड जो गैसेस, क्या तुम डिस्टिंग्विश कर पा सकते हो, नहीं कर पा सकते हो, ठीक है। यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम कि ये मेरा अमोनिया है, ये मेरा HCl है, ठीक है। आंटी ने इनका प्रेशर जो है वो क्या करेगा, दैट विल बी लाइक इक्वल, और आने का वो फिर कंपोनेंट की वेरिएशन आ जाती है। बट फॉर द टाइम यू जस्ट रिमेंबर कि अगर हमारे पास अमोनिया HCl है तो दे आर इन वन, लाइक गैशियस फेज है तो एक सॉलिड है तो P की वैल्यू 2 रहेगी। सो एक ये एग्जांपल कर लेना जरूर। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट रूल फॉर फाइंडिंग द फेज इज सोल्यूशन कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले जैसे वेरी जो एक इजिएस्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट की, कितने होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताओ जरा, दैट आर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसी तरह अगर हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाली एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, देन मोनोहाइड्रेट, देन योर ट्राईहाइड्रेट। सो अगर आप सपोज कर लो इनकी एग्जांपल्स ले लेते हो, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट, इनका मिक्सचर ले लिया, तो ये सारी अलग अलग होते हैं, याद रखना। ये मत कंसीडर कर लेना कि सारे ही हमारे पास हाइड्रेटेड हैं तो सारे एक दूसरे में डिजोल्व हो जाएंगे, नहीं, ये अलग से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ये अलग से, ये अलग से, तो इनको आपने अलग अलग फेज ही मान के चलना है। तो वहां पे P की वैल्यू जो है वो 3 रहेगी। Remember it whenever we have the solution containing the water of crystallization, so we have the mixture of those solution, we will consider each solution as the separate phase, okay, उसको each जो भी component as a separate phase उसको आप consider करोगे, P will be 3. So that's all about the finding the phases of your equilibrium solutions. So in the next video we'll discuss about the two, how to find out the components and degree of freedom. तो पहले आप इसके नोट्स बना लो ढंग से, इसको लिख लो कि किस तरह फेज जो है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि हमारे पास किस किस का सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन भी क्या है, पोलर, नॉन पोलर एंड ऑल। सो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन गेट द बेनिफिट, बिकॉज अब वैसे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, नए सेमेस्टर शुरू हो रहे हैं, कॉलेजेस में शुरू हो जाने हैं, ठीक है, तो सबको बेनिफिट हो। जिनको नहीं कंटेंट समझ लगता तो वो उनको समझ लग जाए, और इन केस यू वांट कि कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन की जाए,
ठीक है, लेक्चर में जो मैं आपको यहाँ डिलीवर कर रही हूँ या कंटेंट जो दे रही हूँ, तो आप वो भी कमेंट करके सजेशन अपना दे सकते हो. सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम. एंड विद दैट ट्राई टू ऑल्सो फॉलो माई पर्सनल ब्लॉग विद द सेम नेम, केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत. फेसबुक पर्सनल ब्लॉग है और उस पर ये फ़ायदा हो जाता है कि उसमें ना आपको कईयों को जैसे नीडी वंस होते हैं, जॉब की ज़रूरत होती है, सो वी ऑल्सो पोस्ट देयर सम वैकेंसीज, सम लेटेस्ट रिसर्च. तो मेरा मानना है सिर्फ किताबी कीड़े नहीं बनना, हमने जो लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं जो रिसर्च वगैरह से रिलेटेड, उसका भी हमने जो है अप टू डेट रहना. तो वहाँ पे आप कंटेंट को ज़रूर पढ़िए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.